Researching COVID-19 on DD India and DD News. भारत में कोरोना के खिलाफ रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 62.42%। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। मृत्यु दर घटकर हुई 2.7%। दिल्ली के रिकवरी रेट में भी सुधार, 77.6% लोग दिल्ली में स्वस्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई के धारावी मॉडल को सराहा। कहा, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ सिर्फ संयुक्त आक्रामक कार्रवाई ही महामारी को कर सकती है नियंत्रित। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जान माल के नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। कहा, प्रभावित लोगों को दी जा रही है हर संभव मदद। असम में बाढ़ के कारण धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला। लखीमपुर और बारपेटा में ब्रह्मपुत्र अब भी खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में जारी किया रेड अलर्ट। कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। उत्तरी भारत के कई राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट। भारत चीन ने एलएसी से अपनी सेनाओं को पूरी तरह पीछे हटाने की बात फिर दोहराई। सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्यतंत्र की में दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर पूरी तरह से शांति स्थापित करने पर जताई रजामंदी। आगे बैठकों का दौर जारी रखने पर भी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर के साथ की टेलीफोन पर बात। दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और आपसी हित के मुद्दों पर की बात। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री से भी की वार्ता। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर बल। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4,95,515 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ कड़े कदमों का परिणाम है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 62.42% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो ये दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 2.72% तक पहुंची है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। फिलहाल देश में 2,76,682 एक्टिव केस हैं और 21,604 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार रिकवरी रेट बेहतर होता भारत में। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर देश भर में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने चेन्नई में राज्य सचिवालय में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी आरती आहूजा के नेतृत्व में राज्य में कोविड की स्थिति जानने गई टीम के साथ बैठक की। केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार के द्वारा कोविड के खिलाफ उठाए गए कदमों की समीक्षा की। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कोविड-19 को लेकर रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। यहां अभी तक रिकॉर्ड 77.6% रिकवरी रेट पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,089 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। इस तरह कुल मामले 1,09,140 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 42 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 3,300 हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2,468 लोग ठीक हो गए हैं और अब तक 84,694 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 21,146 है ये आंकड़ा। होम आइसोलेशन में इस वक्त 12,272 मरीज हैं।
तो वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में अगर हुए टेस्ट की बात करें तो 22,961 टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में अब तक कुल 7,47,109 टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में कोरोना का डेथ रेट फिलहाल 3.02% है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत आज ये इलाका कोरोना से मुक्त होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता था, नियंत्रित किया जा सकता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम के हवाले से विश्व संगठन ने ट्वीट कर कहा कि वियतनाम, दक्षिण कोरिया और मुंबई के धारावी में टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और समय पर इलाज जैसे प्रयासों ने संक्रमण की जंजीरों को तोड़ने में सफलता पाई है। जून महीने में मुंबई के धारावी इलाके में संक्रमण अपने उच्चतम स्तर पर था, लेकिन सामुदायिक प्रयासों से जुलाई आते आते इस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया भर के कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही कोविड-19 का प्रकोप बहुत तीव्र हो, फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। वियतनाम, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया, यहां तक कि मुंबई की घनी बस्ती वाले धारावी में भी सामुदायिक जागरूकता और टेस्टिंग, ट्रेसिंग की मूल बातें अलग थलग करने और उन सभी का इलाज करने के लिए जो बीमार हैं, संक्रमण के प्रसार की जंजीरों को तोड़ने और वायरस को दबाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से ट्वीट किया गया है, जहां पर मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना वायरस ब्रेक के लिए तारीफ की गई है कि किस तरह से धारावी में कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफलता मिली है। और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े शिशिर शेलार। शिशिर, सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि क्या है वो धारावी मॉडल जिसकी तारीफ इस वक्त वैश्विक मंच पर हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धारावी जैसी जगह पर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी, उसमें यहां पर संक्रमण को फैलाव को रोकने में सफलता मिली है। बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल का वो दिन था जब पहली जो है मौत रजिस्टर की गई थी धारावी में कोविड-19 की वजह से। और तब से हालांकि जब मार्च तक से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े मुंबई में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई में धारावी था। ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती थी कि 8 से 10 लाख जो लोग धारावी में रहते हैं उनको किस प्रकार से इससे जो है संक्रमित होने से बचाया जा सके, क्योंकि धारावी बहुत ही अगर देखा जाए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, एक स्लम है। हालांकि बात करें तकरीबन 80% लोग जो उसमें कम्युनिटी टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग करना लगभग नामुमकिन है। तो ये महज जो चीजें थी जो कि काफी महत्वपूर्ण है कोविड-19 को रोकने के लिए, इस पे कहीं ना कहीं चुनौती थी। सरकार ने इस बात को ध्यान दिया और इसीलिए आप कहेंगे तो जितने भी लोग हालांकि धारावी अब तक ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तकरीबन 90% लोगों ने धारावी में ही ट्रीटमेंट लिया है। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जिस प्रकार सरकार ने पहले तो टेस्टिंग की, उसके बाद ट्रेसिंग की, बड़े पैमाने पर ट्रेसिंग यहाँ पर की गई थी, साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी यहाँ पर दी गई। लेकिन जो लोग जो क्वारंटाइन होना चाहते थे, क्योंकि घर में क्वारंटाइन होना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे में कई लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यहाँ पर किया गया। जो हॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े पंडाल है, वहां पर इन लोगों को, चूंकि धारावी में ही अवेलेबल है, यहाँ पर इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया। वही दूसरी तरफ जो कम्युनिटी टॉयलेट्स थे उनकी स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। जिस तरह साथ एक तीसरा ऑप्शन ये भी था कि सरकार ने जो अपनी गवर्नमेंट एजेंसी थी उनके साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर्स को भी यहाँ पे लगा दिया। तकरीबन फीवर क्लिनिक्स हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर धारावी पे फीवर क्लिनिक सेटअप किया गया, जिसकी बदौलत जो भी लोग हैं उनको अगर जरा भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो फीवर क्लिनिक के जरिए उनका टेस्टिंग होती थी और अगर कोई केस पॉजिटिव पाया जाता था तो उनको जल्द से जल्द आइसोलेट किया जाता था। जो परिवार वाले हैं उनको भी आइसोलेट किया जाता था। हालांकि ये अगर देखा जाए काम अप्रैल, मई, जून तीनों महीने लगातार सरकार ने किया। यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर्स को एस्टेब्लिश किया, चेज द वायरस, ये एक मुहिम छेड़ दी थी यहाँ पर जो लोकल प्रशासन है, महानगर पालिका है, बीएमसी ने,
और साथ ही साथ कई सारे एनजीओ को भी इसमें हालांकि काम पर लगाया था, कई सारे एनजीओ ने जो सरकार की मदद की थी। तो जी। ऐसे में लोगों में भी जागरूकता बड़े पैमाने पर हुई। जो आंकड़ा 12% जो ग्रोथ रेट था जून, अगर बात करें अप्रैल मई जून में, वही घटकर जो है अब पूरी तरीके से जो है 1-2% पर आ चुका है। और साथ ही साथ जो डबलिंग रेट था जो कि 18 दिन था, वो अब 70 दिनों के ऊपर चला गया है धारावी में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात धारावी वासियों के लिए, चूंकि लोगों ने भी इसमें काफी ज्यादा योगदान दिया है। और साथ ही साथ सरकार ने, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो फीवर क्लिनिक की संकल्पना हो या फिर हम बात करें आइसोलेशन की संकल्पना हो, जो कि धारावी के बाहर जो है लोगों को नहीं भेजा गया, धारावी के अंदर ही उनका ट्रीटमेंट जो है किया गया, उनका इलाज किया गया, डॉक्टर्स मुहैया करा दिए गए, जो फैसिलिटीज है वो मुहैया करा दी गई। और एक फोकस्ड अप्रोच के साथ जो है जो लोग यहाँ पे रहते थे उनको इससे ट्रीट किया गया। हालांकि जरूर चुनौती इसमें थी, जैसे कि मैंने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग जो है 10 बाय 10 की रूम्स यहाँ पर होती है अमूमन, अगर देखा जाए धारावी में। तो ऐसे में 4 से 5 लोग एक जो है रूम्स में रहते हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफी कठिन होता है। तो ऐसे में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को जो है बढ़ावा दिया गया यहाँ पर, लोगों को जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया, क्योंकि जो संक्रमण की जो चेन है वो यहाँ पर सरकार ने तोड़ी। और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 1 से 2 पेशेंट्स जो है धारावी मिलते हैं। और आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से सरकार का कार्य रहा तो जल्द से जल्द जो है धारावी कोरोना मुक्त भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति की बात करें या लोगों की जीवन शैली की बात करें तो वो बेहद चुनौतीपूर्ण थे यहाँ पर हालात। और ऐसे में कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने में और उसे कंट्रोल करने में काफी हद तक सफलता पाई। जो तमाम टीमें, बीएमसी या मेडिकल टीम्स, जो तमाम सरकार की ओर से यहाँ पर कोशिशें की गई, वो रंग लाए। और इसी वजह से धारावी मॉडल इस वक्त वैश्विक मंच पर उसकी सराहना हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे। और यहाँ पर धारावी के बाद रुख करते हैं असम का, जहां पिछले कुछ दिनों से बाढ़ के पानी में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कल शाम से हो रही भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और दिसांग, धनसिरी, दक्षिण जिया भराली और बेकी जैसे उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 33 में से 14 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। राज्य का धेमाजी जिला बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। और उसके बाद लखीमपुर जिले के नावबैछा राजस्व सर्कल में 6 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में हालांकि बाढ़ की वजह से राज्य में किसी के भी मौत की खबर नहीं है। निर्धारित खतरे के निशान से 105.70 मीटर को पार कर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 105.88 मीटर पर प्रभावित हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की उफनती धाराओं ने डिब्रूगढ़ शहर के निकटवर्तीय मोहना घाट अंचल स्थित रिंग बांध को तोड़कर कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। दूसरी तरफ नदी का पानी जिन लोगों के घरों में घुस गया है, वे लोग अपने घरों को छोड़कर डिब्रूगढ़ सुरक्षा बांध पर आश्रय लेने को बाध्य हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हुई है। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 1,80,000 से बढ़कर 3,41,000 तक पहुंच गई है। और गुवाहाटी से सीधे जुड़ रही है हमारे साथ संवाददाता द्विना। इस वक्त क्या स्थिति बताई जा रही है? तमाम 14 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, नदियां उफान पर हैं। क्या कुछ कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से लोगों की सुरक्षा के लिए? देखिए, जो बाढ़ की जो पानी कम हो रही थी, लेकिन 9 तारीख से जो आईएमडी की फोरकास्ट किया था कि 9 तारीख से मूसलाधार बारिश होगी असम के कई जिलों में, तो उसी तहत कल से परसों से बारिश हुई। और कई जिलों, स्पेशली जो लखीमपुर जिले पे धेमाजी, उसमें कई लोगों के इफेक्ट हुए हैं, क्रॉपलैंड इफेक्ट हुए हैं। तो इसीलिए अगर सरकार की, जिला प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह जो रेस्क्यू रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह कर रहे हैं। और हाँ, सरकार के लिए एक ये चुनौती भरी बात है, क्योंकि फ्लड है, मतलब बाढ़ है, उसके बाद इरोशन, क्योंकि हमेशा फ्लड के बाद इरोशन या कटाई होती है। कई जिलों में जैसे डिब्रूगढ़ हुआ, ग्वालपारा, विश्वनाथ, इस कई गांव इरोड हो गए हैं, कटाई हो गई, इरोशन हो गई है। तो इसी तहत एक चुनौती भरी एक टास्क है, क्योंकि और साथ में कोविड, ये तीन एक ही साथ में
टैकल करना भी पड़ रहा है सरकार को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी है डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसी तहत पूरी तरह वो लोग टैकल कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो लोगों को। जो लोग राहत शिविर में भी रुके हैं, इनमेट्स लोगों की जो खान पान की व्यवस्था है वो भी देख रहे हैं, और साथ में जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, क्योंकि कोविड की जो अगर बात करें तो वो भी मेंटेन करना जरूरी है। तो अगर बात करें असम की, तो अभी पिछले 24 घंटों में एक भी मौत की खबर नहीं है आई है फ्लड की वजह से, तो इसीलिए अभी 40 है डेथ टोल। और हाँ, जो अभी 3 लाख से अधिक लोगों के इफेक्ट हुए हैं, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और अगर कहे जो गांव, 700 से अधिक गांव प्रभावित हुए, पानी के अंदर नीचे गए हैं। और जो रिवर ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज जो है अभी बारिश की वजह से डेंजर लेवल के ऊपर हो गई है। जी दोयना, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 3 लाख से ऊपर की जो आबादी है वो इस वक्त प्रभावित है इस बाढ़ से, लेकिन राहत और बचाव कार्य इस वक्त चरम पर है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बात करें बिहार की, तो बिहार के 10 जिलों में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। पटना, कैमूर और पूर्णिया जिले में 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा खगड़िया में भी 14 जुलाई तक और बक्सर, सुपौल और नवादा जिलों में अगले 2 दिन तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। भागलपुर और कैमूर में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन और विमान सेवाएं जारी हैं। भागलपुर जिले में 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण में भी कल से ही आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलमान हैदर पटना से और जानकारी के साथ। सलमान, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि किस तरह से कड़ाई से पालन हो तमाम सुरक्षा मानकों का, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने देखा कि हाल ही में डीएम साहब खुद ही उतरे थे सड़कों पर और लोगों को वहां पे उन्होंने जो चालान भी काटे थे कि किस तरह से लोग अनदेखी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं और अपने घरों से निकल रहे हैं। जया, पूरे राज्य में स्थिति तो आमतौर पर बढ़ ही रहा है मामला हर जगह, लेकिन जैसे बेगूसराय में 163 मामले आए हैं, पटना में बहुत ज्यादा हैं, 743 मामले आए, सक्रिय मामले इस समय हैं, लगभग 1500 मामले आए थे, 13 मृत्यु हो गई। तो इसको देख करके जो राज्य प्रशासन ने इन जो 10 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन फिर से लागू किया है। ज्यादातर जगहों पे 16 तारीख तक है, कुछ जगहों पर 13 तारीख तक है, जैसा कि आपने बताया भी है। तो सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ा दी है प्रशासन ने और लोगों को ये समझाने की कोशिश है कि अगर आप ऐसे ही लापरवाही बरतते रहेंगे तो मुश्किल होगी नियंत्रण करने में कोविड-19 को। इस तरह से जो सड़कों पे अब फिर से सन्नाटा हो गया है। अगर हम सिर्फ पटना की ही बात करें तो पुलिस चौराहों पर जगह जगह पूछ रही है। केवल मोहल्लों में एक राशन वगैरह की और ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है और वो भी उसके लिए समय निर्धारित है। हर समय आप बाहर नहीं निकल सकते और अगर बिना मास्क के निकलते हैं तो 50 रुपए का जुर्माना खुद सभी जिलों के डीएम निकल रहे हैं सड़कों पर, जो पुलिस अधीक्षक हैं वो निकल रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि पूरी तरह से लॉकडाउन सुनिश्चित किया जाए ताकि जितनी जल्दी हो सके नियंत्रण हो सके। अभी तक राज्य में 111 मृत्यु हो चुकी है और 14,330 मामले आ चुके हैं, जिनमें से अभी राहत की बात यह है कि 3,967 ही केवल सक्रिय मामले हैं और रिकवरी रेट जो है वो बढ़ करके 71.54 बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, लेकिन जरूरत है इस वक्त कि लोग जो हैं वो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें, कड़ाई से पालन करें, मास्क जरूर पहने और यही वजह है कि लॉकडाउन लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी तरह उत्तरी भारत के कई
राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी के साथ वज्रपात जैसी स्थिति आ सकती है। इसके अलावा अगले 48 घंटे में उत्तराखंड, बिहार और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात करें दिल्ली की तो अगले 2 दिन के लिए यहां भारी बारिश की चेतावनी है। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और पापुम पारे जिले में हुए भूस्खलन से एक महिला और बच्चे समेत 8 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रभावितों को मदद पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, भारी बारिश के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण हुए जान माल के नुकसान से मुझे पीड़ा पहुंची है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। सभी प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अरुणाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन में हुए दर्दनाक हादसे पर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करने और एनडीआरएफ के जरिए दुर्घटना से पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने लिखा, राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार भी हर संभव सहायता करेगी। और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक एनडीआरएफ कर्मियों ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे से शवों को बाहर निकाल लिया है और भूस्खलन और भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 1077-878, दूसरा नंबर है 733-6331। एक और नंबर आप देख सकते हैं 9436415828। तो ये 3 नंबर जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, जहां पर आप फोन कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अरुणाचल प्रदेश से संजय प्रताप जुड़ गए हैं। संजय, इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है? काफी दिल दहलाने वाली तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त भूस्खलन की। लगातार भारी बारिश में भूस्खलन की भी घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। किस तरह से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ा रहा है? आपने जैसा जानकारी दी कि यहाँ से लगातार भूस्खलन और भारी बारिश की खबरें पूरे राज्य से आ रही हैं। हालांकि अरुणाचल में बारिश का ये मौसम है और आमतौर पर कई राज्यों की तुलना में ज्यादा बारिश होती है, लेकिन पिछले 38-48 घंटों के दौरान काफी मूसलाधार बारिश हुई और मौसम विभाग ने भी कहा था कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो गई, जिसमें राजधानी ईटानगर का इलाका, पापुम पारे जिला जिसका जिक्र आपने खबरों में किया, और ईस्ट सियांग, अंजाव, लोहित आदि जिलों में भी भारी बारिश की खबरें आ रही हैं। प्रशासन ने मुस्तैद तो दिखाई है और हर जिले का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया हुआ है, जिला उपायुक्तों से जायजा लेने को कहा है। राज्य सरकार का जो सचिवालय में एक मुख्य नियंत्रण कक्ष एक तरह से है, उस तक जो है लगातार सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं कहीं जरूरत हो। लेकिन जो पापुम पारे जिले में हुआ सिद्धो गांव में, वो आधी रात के बाद हुआ था, तो वहां स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर और एसडीआरएफ की टीम काफी जल्दी पहुंची थी। फिर भी 4 घंटे लगे मलबे को ठीक करने में। अभी यहाँ कल की घटना है, मैं कह सकता हूँ कि कुछ हद तक चश्मदीद है हम लोग कि मड स्लाइडिंग जो है यहाँ, लैंड स्लाइडिंग के अलावा मड स्लाइडिंग की घटनाएं एक तरह से होती है, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड ऐसे हैं जिन्हें आप कह सकती हैं कि वो डंपिंग ग्राउंड है या अनसेफ ग्राउंड है, जिन पर मिट्टी डालकर मकान बनाए गए, और यहाँ की जो सॉइल है इसमें इरोजन बहुत है। जैसे ईस्ट सियांग जिले में सियांग नदी का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ा है और सियांग के जो आसपास के गांव हैं उनमें भूमि कटाव बढ़ गया है, और कल रात से जो दिबांग वैली और सियांग के कई इलाकों में
बिजली नहीं है क्योंकि कई जगह पेड़ गिरे हैं, कई जगह बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई जी। जगह सड़कों पर यातायात पूरी तरह से बंद है, लेकिन उसको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस और प्रशासन जो है उन रास्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, तो तमाम एजेंसियां इस वक्त जुटी हुई हैं राहत और बचाव कार्य में और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी केंद्र की ओर से लोगों को इस मुश्किल स्थिति में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप अपने मुंह को हमेशा ढक के रखें, मास्क पहने और 2 गज दूरी का हमेशा बनाए रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी। अब कुछ